28 पे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने शानदार तो बजट दिया और लगातार 5वें साल चिकित्सा को लेकर के जो इस बजट में है वो बहुत स्थान मिला है। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना, जिसकी हमारे विपक्ष के ज़्यादातर साथी आलोचना करते नजर आ रहे हैं, इस चिरंजीवी योजना जो राजस्थान के लिए एक लाइफलाइन बन गई है, इसे 25 लाख रुपए किया, दुर्घटना बीमा का कवर बढ़ा के 5 से 10 लाख किया और 1000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के फंड से लगा करके 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करी, जिसमें मेरे जिले का राजसमंद का मेडिकल कॉलेज भी है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। और ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी चिरंजीवी की स्कीम में कवर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड मैप बनाया है। आरयूएचएस, एसएमएस और तमाम जितने भी हमारे बड़े चिकित्सालय हैं, उनमें आधुनिकीकरण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया है। आउटसाइड स्टेट यानी राजस्थान से बाहर के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई के अंदर घोषणा की थी, वो बहुत स्वागत योग्य है। और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने जो कई सालों से पंचायत हेडक्वार्टर्स पे कोई सब सेंटर्स नहीं थी, उनकी भी आपने इस बार आपकी तरफ से अपॉइंटमेंट करी है, सब सेंटर्स की घोषणा करी है, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम घोषणाएं हमारे भीम विधानसभा क्षेत्र के लिए भी की, चाहे एसडीएच बनाना हो भीम में, चाहे छापली में सीएचसी खोलनी है, चाहे एमसीएच की घोषणा हो भीम में, मदारिया, शेखावास, अजीतगढ़ और सारोट को पीएचसी बनाई है। सभी पंचायत हेडक्वार्टर्स पे सब सेंटर्स की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और देवगढ़ में भी 50 से बढ़ाकर 75 बेड किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं। कोरोना का जो दौर था माननीय सभापति महोदय, उसमें हम सब लोग एक बड़े संकट से गुजर रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और मौत का तांडव मचा हुआ था पूरे देश में, राजस्थान में, सब तरफ। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस जीवट के साथ, जिस हिम्मत के साथ राजस्थान को संभाला, उसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए होता है। अभिमन्यु बन के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को जो इस चक्रव्यूह से निकालने की कोशिश करी है कोरोना के, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने अपने भीलवाड़ा मॉडल से पूरे देश में राजस्थान को एक मॉडल बनाया। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी ने भी बहुत मेहनत करके उन दिनों दिन रात काम किया और तमाम हमारे चिकित्सा कर्मियों ने और सबने मिलकर राजस्थान को बचाने में पूर्ण योगदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे एमएलए फंड को भी बढ़ाया और हेल्थ सेक्टर में हमारे सभी सदन के तमाम सदस्यों ने और हमने सब ने मिलकर के एक टीम राजस्थान के तौर पे काम किया और उस कोरोना पे हमने विजय हासिल करी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार उस समय ना तो फ्लाइटें रोक पाई, ना जल्दी लॉकडाउन लगा पाए, ना हम सेंटर से कोई गाइडलाइंस टाइम पे दे पाए। उसके कारण पूरे देश में कोरोना आगे बढ़ता गया और यहाँ और एमपी फंड को भी रोक दिया गया, जिससे हमारे एमपीज के गांवों में कुछ भी काम नहीं कर पाए। और उस कोरोना के दौर में हम उस सीन को नहीं भूल सकते माननीय सभापति महोदय, जब गंगा के तट पर लाशों के ढेर लगे हुए थे और ड्रोन पिक्चर्स में जो वीडियोज आपने और हमने देखे थे वो इतने दर्दनाक थे कि जो यूपी को मॉडल स्टेट बताते हैं हमारे विपक्ष के साथी, उस मॉडल स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसमें फेल हो गए और हम सबको शर्मिंदगी को महसूस करना पड़ा। पीएम केयर्स को लेके बहुत आलोचनाएं हुई, केंद्र सरकार एक्टिव तो हुई पर बहुत लेट हुई, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था और देश के अंदर हमारे कोरोना से बहुत लोग पीड़ित हो चुके थे। मैं माननीय सभापति महोदय, जब हेल्थ के इस बजट में हेल्थ के ऊपर देखता हूं तो हमने राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 19-20 में 13,000 करोड़, 20-21 में 14,700 करोड़ और 21-22 में 16,270 करोड़ और 22-23 में 20,111 करोड़ और अब 23-24 में 22,064 करोड़
लगातार हेल्थ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा है। और तो और जो केंद्र सरकार की और हमारा जो सेंट्रल काउंसिल है हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसकी गाइडलाइन है कि 8% के करीब राज्य के बजट का पैसा हेल्थ पे लगना चाहिए। उस दृष्टिकोण से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सालों में जो पूरे राजस्थान के मुकाबले में ऑल इंडिया जो रैंकिंग थी, जहां पे ऑल इंडिया स्टेट्स 5.3% रहे 2019-20 में, वहां हम लोग 6.2% रहे। जहां 20-21 में 5.5% था पूरा ऑल इंडिया हेल्थ एक्सपेंसेस, हम लोगों का 7.1% था। 21-22 में जहां 6% था ऑल इंडिया का, वहां हम लोगों का 6.7% था। और 22-23 में 6.3% जब ऑल इंडिया था, तो हम लोगों ने राजस्थान में 7.4% बजटरी एक्सपेंसेस रख के काम किया। और आगे भी 23-24 में हम लोग 7.4% के इस टारगेट से काम करना चाहते हैं। जहां एक और राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हेल्थ सेटअप के अंदर सबसे आगे है, वहीं केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके कारण जो हम लोग एक आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस कहते हैं, एक टर्म होती है OPE, जो हेल्थ आउटले जो है, जिसके कारण कि अगर हेल्थ आउटले अगर गवर्नमेंट का अच्छा होगा तो आम आदमी को अपनी जेब से हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाना पड़ेगा। और जिस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संघर्ष कर रहे हैं, परंतु भारत की जो रैंकिंग है, सिर्फ 5 देशों का जो ब्रिक्स है, जिसमें ब्राजील भी है, रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है और साउथ अफ्रीका भी है, इन 5 देशों के इस ब्रिक्स कंट्रीज के समूह में हम लोग सबसे नीचे हैं। और यूं कहें कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा अगर किसी का हो रहा है, भारत के लोगों का हो रहा है, जिसके ऊपर की केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। और उसके कारण गरीब आदमी की गरीबी बढ़ रही है। केंद्र सरकार 3% जब तक जीडीपी का हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेगी, जब तक हमारे यहाँ पे एक मॉडल स्टेट, वेलफेयर स्टेट और हेल्थ के अंदर हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। ये इस पिछले 3-4 सालों के अंदर तो हम इस 3% के टारगेट को माननीय सभापति महोदय टच नहीं कर पाए हैं। और अब आगे जाकर के क्या होगा वो आपके सामने है। इस सेटअप में ज्यादा पैसा नहीं लगाने के कारण ही हमको कोरोना में बहुत परेशानी का महसूस करनी पड़ी। मैं सभापति महोदय पिछले 5 साल के बजट यानी बीजेपी शासनकाल के हेल्थ के एक्सपेंसेस को जब देख रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज सुबह से बहस चल रही है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज सुनिए, डिस्टर्ब होता है उनको, वो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आज सुबह से जो हमारे सभी माननीय सदस्य विपक्ष के सरकार की कमियां खामियां निकाल रहे थे, निश्चित तौर पे जब हम बड़ी योजनाएं लेके आते हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको निश्चित तौर पे आप पॉइंट आउट करें। पर जो हाल मैंने पिछले 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के बजट को देखा, तो इन बजट के पन्नों में कहीं पर भी हेल्थ को लेके कुछ नहीं है। आप देखिए 14 और 15 का बजट जब मैंने हेल्थ का देखा है, तो ना तो कोई PHC, ना कोई CHC, ना कोई सब सेंटर, ना कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ना कोई एक्स्ट्रा बेड। आप देखिए 15-16 में भी यही हाल, सिर्फ 50 बेड एक्स्ट्रा बेड दिए और कुछ नहीं दिया बजट के अंदर। 16-17 में 8 PHC टू CHC, नई PHC खोली 5 और सब सेंटर टू PHC खोले 2 और एक्स्ट्रा बेड 170। आज हमारे विपक्ष के तमाम साथी बड़े जोर शोर से बोल रहे हैं और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। हमारे विपक्ष के उपनेता यहां नहीं है, माननीय राठौड़ साहब से हम लोग सब बहुत सीखते हैं, परंतु जब वो इस पिछले शासनकाल में चिकित्सा मंत्री थे 13 से 16 में, उस बजट की हालात है। आज जब भी वो विधानसभा में बोलते हैं, तमाम सदस्य उनको सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, पर मुझे आश्चर्य होता है कि जब आप सरकार में रहते हो तब आपके विचार कहां जाते हैं? क्या मुख्यमंत्रियों के सामने और प्रधानमंत्री के सामने बोलना मना है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को? और या फिर आप अपनी आवाज उठाते और आपकी आवाज सुनाई नहीं देती उन लोगों को? 17-18 का भी कमोबेश यही हाल रहा। 6 PHC टू CHC, नई PHC 4, सब सेंटर टू PHC 2 और एक्स्ट्रा बेड 240। अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे कि जनता क्लिनिक सिर्फ 34 खुले। आप पूरे शासन काल में मिला के 30 PHC नहीं खोल पाए, आप जनता क्लिनिक की बात कर रहे हो। आप लोग जब अपने शासन काल में होते हो तो आप काम क्यों नहीं करते? और या फिर ये सही है कि जनता आपको विपक्ष में उठ बिठा रही है, विपक्ष में बैठ के किसी भी मुद्दे को उठाना, बेवजह उठाना, उसमें आपको जरूर महारत हासिल है।
वो आप बड़े अच्छे तरीके से करते हो, उसको आप बखूबी निभाते हो, उस जिम्मेदारी को आपकी। मैं माननीय सभापति महोदय, मेरी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनसे मेरा गुजारिश रहेगी, कुछ एक सजेशंस हैं सर, कि हमारे यहाँ पे जो एम्बुलेंसेस चल रही हैं उसको एमएलए फंड से या फिर कोई आरएमआरएस से उसको निःशुल्क करे जाए, क्योंकि जो एम्बुलेंसेस हमने कोरोना के समय डोनेट करी थी उनके चार्जेस लगते हैं, उसके कारण तकलीफ होती है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो निश्चित तौर पे उसमें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो निश्चित तौर पे लगने चाहिए साहब, क्योंकि गांव के इलाके में कोई नौकरी नहीं करना चाहता और उसके कारण तकलीफ आती है। विपक्ष के साथियों को कई बातें आपकी अच्छी है, चिरंजीवी का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। चिरंजीवी मुख्यमंत्री जी की ऐसी योजना है जिसमें वो चाहते हैं कि गरीब आदमी की मदद हो, और इंप्लीमेंटेशन को लेके जो भी फ्लॉज है उसको दूर किया जाए। मुफ्त दवा और मुफ्त जांच, ये जहां कहीं भी अस्पताल में इसमें नाकामी बरती जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सरकार का मोटिव डिफीट नहीं हो। मैं मेरी एक अपनी डिमांड, 2-3 डिमांड है वो जरूर बोलूंगा। देवगढ़ के अंदर, क्योंकि ये 35 पंचायत क्षेत्र का सेंटर है, इसमें एक 50 बेड का एक एमसीएच खोलने की कृपा करें। काचबली, लगेतखेड़ा, जैतगढ़ और ईसरमंड में नए पीएचसी और सब सेंटर देने की कृपा करें। देवगढ़ में एक ट्रॉमा सेंटर और नर्सिंग स्कूल देने की कृपा करें। आपने बोलने का अवसर दिया, और हमारे विपक्ष के सभी साथियों को मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम सब लोगों को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी से भी सीखना चाहिए। वो आपके लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक बार जब उनकी किडनी की प्रॉब्लम हुई, माननीय सभापति महोदय, मैंने वीडियो में देखा था, तो उन्होंने वर्णन किया कि राजीव जी को पता लगा कि मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है, और राजीव जी ने फिर उनको यूएन डेलीगेशन में भेजा ताकि यूएसए में उनका इलाज अच्छी तरह से हो। पर यह साहस अटल बिहारी वाजपेयी रख सकता था कि जिन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, राजीव जी ने अच्छा काम किया। इसलिए मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, राजनीतिक जीवन में कोई भी अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और उसके लिए जरूर निश्चित तौर पे उसकी बात होनी चाहिए। अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री नहीं जो सोशल सिक्योरिटी पे, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, प्रो पुअर के ऊपर काम कर सके, ऐसा कोई मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में नहीं है। और निर्मला सीतारमन ने भी एक बहुत अच्छा काम किया, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा। सिकल डिजीज को लेकर के जो 2037 के लिए टारगेट लगाया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। पक्ष विपक्ष के सभी साथियों को जो अच्छा काम करे उसकी जरूर प्रशंसा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।